हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू जाव गुरुजी। आज हम नेक्स्ट सोम का चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हमारे 55 क्वेश्चन रहेंगे। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। बेसिक जो प्रिंसिपल होता है स्ट्रक्चरल डिजाइन का, इनमें से वो क्या होता है? इक्वली स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड बीम, या फिर पार्शली वीक कॉलम एंड बीम एंड स्ट्रॉन्ग कॉलम बट वीक कॉलम बीम, वीक कॉलम या फिर स्ट्रॉन्ग बीम। जो भी बेसिक प्रिंसिपल होते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के, उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई हमारा जो कॉलम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बीम जो होता है वो वीक होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टड कैरीज। स्टड जो होती है उसने क्या कैरी करती है, उसको किसको सहन करती है? स्टड जो होती है उस पर कंप्रेसिव लोड लगता है, कंप्रेसिव लोड को वो रजिस्ट कर सकती है। आप बोल सकते हैं कि भाई वो एक कंप्रेसिव मेंबर होती है। ऐसे ही हमारे पास कॉलम जो होता है वो भी एक कंप्रेसिव मेंबर होता है, लेकिन जो टाई होती है, टाई जो होती है एक टेंशन मेंबर होता है। तो ये आपको पता होनी जरूरी है। वैसे बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वेरी लॉन्ग कॉलम फेल्स। जो लॉन्ग कॉलम हो, वेरी लॉन्ग यहाँ पे तो आप क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है, लेकिन सिंपली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई लॉन्ग कॉलम जो होता है वो कहाँ पर फेल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ पर वो फेल होता है। एक तो होता है क्रशिंग में, एक होता है बकलिंग में। अब दोनों में कंफ्यूजिंग ये होती है कि भाई लॉन्ग कॉलम किस में फेल होता है, शॉर्ट कॉलम किस में फेल होता है। तो यहाँ से लेकर एक दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि भाई सिलेंडर रेशियो जो होता है वो कितना होता है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे इसको लेकर क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भाई जो लॉन्ग कॉलम होता है वो किस में फेल होता है। तो लॉन्ग कॉलम जो होता है वो बकलिंग में फेल होता है, लेकिन हमारे पास जो शॉर्ट कॉलम होता है वो किस में फेल होता है? वो क्रशिंग में फेल होता है। ये शॉर्ट कॉलम के लिए है। शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में एंड बकलिंग में जो होता है वो लॉन्ग कॉलम फेल होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, इसको लेकर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से लेकर बहुत ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो जो होता है 0.65 L इफेक्टिव लेंथ होती है, एक जो होती है वो 2L होती है। ये दो तीन क्वेश्चन जो है बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड तो देखिए हमसे क्या पूछा गया, व्हेन द टू एंड ऑफ द कंप्रेशन मेंबर आर फिक्स द इफेक्टिव लेंथ विल बी। दोनों जो एंड है वो फिक्स है भाई, दोनों एंड फिक्स है। इट मीन्स कि हमारा जो बीम है वो कॉन्टिन्यूस बीम है। कॉन्टिन्यूस बीम, इसको आप ऐसे याद रखिए, फिक्स है। फिक्स है तो उसके लिए हमारा जो आंसर रहता है वो 0.65 L उसकी इफेक्टिव लेंथ रहती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वैसे लिखा तो सी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के लिहाज से हम देखेंगे तो बी ऑप्शन बनता है। तो 0.65 L होता है। लेकिन हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक हमारा कॉलम होता है जिसका एक एंड तो फिक्स है, दूसरा एंड बिल्कुल फ्री है। तो वो कैंटिलीवर का केस होता है। कैंटिलीवर के लिए 2L हमारा आंसर होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, कैंटिलीवर के केस में भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आइलर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर माइल्ड स्टील कॉलम व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो इज। आइलर का जो फॉर्मूला है वही नॉट वैलिड फॉर माइल्ड स्टील कॉलम व्हेन द स्लेंडरनेस रेशियो इज। क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है उस केसेस में? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आइलर का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ जो लॉन्ग कॉलम होता है उसके लिए यूज किया जाता है। आपने ये क्वेश्चन जो होगा ये एग्जाम में कई बार देखा होगा या फिर बुक्स पर देखा होगा कि भाई आइलर का जो फॉर्मूला होता है सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड होता है, लेकिन रैनकाइन जो होता है वो दोनों के लिए वैलिड होता है, शॉर्ट एंड जो होता है लॉन्ग कॉलम के लिए। लेकिन एक केसेस आता है रैनकाइन का, वो सिर्फ मीडियम के लिए ही आता है। तो ये शायद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, स्लेंडरनेस रेशियो दिया गया है। अब उससे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आइलर का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि भाई हमारा जो कॉलम होता है उसकी जो लंबाई होती है वो उसके डायामीटर के 30 गुना होनी चाहिए, 30 गुना तक होनी चाहिए, तब ही वो वैलिड होता है उस कॉलम के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। तो लंबाई जो होती है 30 गुना होनी चाहिए व्यास के, यानी कि मान के चलो कि आपका जो व्यास है वो 3 है, तो 30 गुना होनी चाहिए।
90 मान के सेंटीमीटर हम मान के चलते, तो उसकी लंबाई जो है वो 90 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आंसर रहेगा वो लेस देन 80 से कम नहीं होना चाहिए। मोर देन हो जाएगा कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर रहेगा, ये भी आंसर रहेगा, लेकिन ये तो है रहेगा ही नहीं, लेस देन नहीं होना चाहिए 80 के लिए। तो हम उस कॉलम के लिए आयलर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ये 30 वाला केस याद रखिए, लेंथ जो होती है वो 30 डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उस केसेस में हम उसको यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या पूछा गया, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ एरिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड एक्सिस इज। दूसरा क्या बोल रहे थे, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ एरिया ए एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस इज। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर सेम एक ही होगा। तो सिलेंडर रेशियो जो होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेक्शन एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है अंडर रूट आई ओवर ए होता है, अंडर रूट आई ओवर ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम ये बताते हैं कि फेलियर ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन। फेलियर, कॉलम जो होता है वो फेल होता है, वो डिपेंड्स करता है, किस पर डिपेंड करता है? कॉलम जो होता है हमेशा उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है उस पर ही डिपेंड करता है। ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द क्लैंपर्ड फ्री कॉलम द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू। फॉर द क्लैंपर्ड फ्री कॉलम इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो बराबर होती है 2 गुना ऑफ उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है, ट्वाइस द एक्चुअल लेंथ, यानी कि जो वास्तविक लेंथ है उसकी उसके 2 गुना होती है। क्लैंपर्ड व्हील की फ्री कॉलम द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो बराबर होती है 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ। अगला देखिए, द मैक्सिमम एक्सियल लोड विच इज सफिशिएंट टू कीप ए कॉलम इन स्मॉल डिफ्लेक्टेड शेप इज कॉल्ड। स्मॉल डिफ्लेक्टेड शेप इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ये सब कुछ बोलते हैं, क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं, बकलिंग लोड भी बोलते हैं, क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इसको मैक्सिमम एक्सियल लोड विच इज सफिशिएंट टू कीप ए कॉलम इन स्मॉल डिफ्लेक्टेड शेप, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ से भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 2L किसके लिए होती है, L किसके लिए होती है, एंड जो L/2 होती है या फिर अंडर रूट 2 होती है, ये किसके लिए होती है? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इक्वलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम लेंथ L हैविंग वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। बोला कि एक एंड फिक्स है, एक एंड जो फ्री है, तो ये हमारे पास कैंटिलीवर का केस बनता है। कैंटिलीवर के लिए क्या होती है, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होती है, एक साइड फिक्स है, एक साइड जो है वो हिंज्ड है, या दोनों साइड हिंज्ड है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पे पूछी गई है। इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है वो क्या होती है, दोनों हमारे जो कॉलम है वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री, हाँ ये कैंटिलीवर का केस है। तो कैंटिलीवर के लिए जो हमारा आंसर होता है वो 2L का होता है। कैंटिलीवर के लिए पूछा गया है वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, तो कैंटिलीवर के लिए होता है 2L। ये पॉइंट आप याद रखिए, एक सिरा उसका जो होता है वो फिक्स होता है, दूसरा जो होता है वो फ्री होता है, तो 2L हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों ही जो उसके सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, हिंज्ड होते हैं। हिंज, ये देखिए हिंज्ड कुछ इस तरह का होता है, तो उसके लिए L हमारा इक्विवेलेंट लेंथ होती है। एक हमारे पास केस आता है कि भाई दोनों जो एंड है वो फिक्स हैं, यानी कंटिन्यू केस आता है, दोनों एंड फिक्स होते हैं, तो उसके लिए जो होता है वो L/2 होता है। ये फिक्स बीम के लिए हो गया हमारा पास, फिक्स कॉलम कंटिन्यूस के कॉलम के लिए हो गया। अब हमारे पास एक ही कॉलम बचता है भाई, L/√2। अब ये किसके लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक एंड इसका क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा एंड जो होता है वो क्या होता है, हिंज्ड होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमारा आंसर ए आंसर बन जाएगा, ये पॉइंट आप याद रखिए। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉलम लेंथ ऑफ L विद बोथ एंड फिक्स मे बी कंसीडर एज इक्वलेंट टू ए कॉलम लेंथ डैश विद द बोथ एंड हिंज्ड।
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक कॉलम है हमारे पास जिसकी लेंथ एल है विद उसके जो बोथ एंड है वो फिक्स है, उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंसिडर कर रहे हैं। किसका इक्विवेलेंट, कॉलम ऑफ लेंथ डैश विद बोथ एंड हिंज्ड, बोथ एंड हिंज्ड। तो उसके लिए हमारा आंसर एल बटे 2 हो जाएगा। फिक्स कॉलम के लिए एल बटे 2 हमारी इक्विवेलेंट लेंथ होती है, लेकिन हिंज्ड के लिए एल होती है। तो ये बोर्ड ने भी इसको आंसर सही माना है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। जिसके जो बोथ एंड हिंज्ड होते हैं उसके लिए इक्विवेलेंट लेंथ एल होती है, लेकिन फिक्स के लिए एल बटे 2 होती है, जिसके दोनों सिरे जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो कॉलम को, फिक्स कॉलम को हम कंसिडर कर रहे हैं कॉलम, यानी कि क्वेश्चन जो है फिक्स, जिसके दोनों सिरे फिक्स हैं उसको हम कंसिडर कर रहे हैं इक्विवेलेंट। किसके बराबर समझ रहे हैं हम, कॉलम ऑफ लेंथ डैश विद बोथ एंड हिंज्ड। तो एल बटे 2 हमारे पास जो फिक्स एंड के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सर्कुलर इलेक्ट्रिकल पोल ऑफ लेंथ एल एंड कांस्टेंट डायमीटर इरेक्टेड ऑन ग्राउंड इज वेयर आई इज अनस्पॉटेड लेंथ। आई जो है वो अनस्पॉटेड लेंथ है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर 2L हो जाएगा। ये भी भाई ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है इफेक्टिव लेंथ के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इफ रैंकाइन क्राइटेरिया इज अप्लाइड फॉर फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल के लिए। रैंकाइन का जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई किया जाता है भाई फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल के लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन जो होती है इनमें से वो कौन सी होती है। नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोड एट विच एन एलिमेंट ए मेंबर और स्ट्रक्चरल एज ए होल ईदर कोलैप्स इन सर्विस और बकल इन लोड टेस्ट एंड डेवलप एक्सेसिव लैटरल डिफॉर्मेशन और इनस्टेबिलिटी इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, बकलिंग लोड हम उसको बोलते हैं, बकलिंग लोड। अगला क्वेश्चन देखिए, आयलर फॉर्मूला फॉर कॉलम इज वैलिड फॉर। आयलर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो वैलिड होता है सिर्फ लार्ज स्लेंडरनेस रेशियो के लिए, तो ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, या फिर उसकी जो लेंथ होती है कॉलम की वो 30 गुना होनी चाहिए उसके डायमीटर के, 30D आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोड एट विच कॉलम जस्ट बकल। एक ऐसा लोड जहां पर हमारा कॉलम जस्ट बकल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, जस्ट बकल। तो वो क्या कहलाएगा, जस्ट बकल हो जाएगा। तो उस केस के लिए आप उसको बकलिंग लोड भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल लोड भी बोल सकते हैं, क्रिपलिंग लोड भी बोल सकते हैं। सो एनी ऑफ एबव हम उसको बोल सकते हैं। जो हमारे पास शॉर्ट कॉलम होता है उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 32 से कम होता है, मीडियम के लिए 32 से 120 के बीच में होता है, एंड लॉन्ग कॉलम के लिए 120 से ज़्यादा होता है। कॉमन क्वेश्चन है तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी रिवीजन के लिए बता दिया। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू आयलर कॉलम थ्योरी द क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ फिक्स एट द बोथ एंड इज डैश, द क्रिपलिंग लोड फॉर सिमिलर कॉलम हिंज्ड एट द बोथ एंड इज। तो क्या होगा, तो वो 4 टाइम्स होती है, 4 गुना होती है, 4 टाइम्स होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कॉलम विद मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ हैज। ए कॉलम विद मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ हैज, उसके पास क्या होता है। अब देखिए जो एक ऐसा कॉलम जिसके पास मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ होती है, अब एक के पास जो होती है वो L होती है, एक के पास 2L होती है, एक के पास L बटे 2 होती है, यानी कि हाफ है तो L का आधा ही हो गया, एक के पास सिंपली L ही है। मान के चलो कि आपकी लेंथ जो है वो 30 है तो L 30 ही रहेगी। 2L यानी कि 2 इंटू 30 हो जाएगी इक्विवेलेंट लेंथ जो होगी, L बटे लो 30 बटे 2 हो जाएगा तो 15 आ जाएगी। तो इस तरह से अंडर रूट जो सॉरी L
बटे √2 जो होगी तो इसकी भी बहुत ही कम आ जाएगी। आप रूट निकालेंगे तो रूट निकालने के बाद इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ बनती है वो 2L यानी कि कैंटिलीवर के केस की बनती है। तो कैंटिलीवर का केस कौन सा होता है? वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम हैविंग लेंथ L फिक्स एट बोथ एंड इज, फिक्स एट बोथ एंड इज, तो वो क्या होगा? फिक्स बोथ एंड, जो बोथ एंड फिक्स होता है उसके लिए L/2 हमने अभी किस क्वेश्चन में डिस्कस, मैंने पीछे बताया था आपको। L/2 जो होती है जिसके दोनों एंड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो इसका क्या मीनिंग होता है? अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो L/2 यानी कि लेंथ का हाफ, लेंथ का हाफ। तो हमारे पास जो लेंथ है 30 है, मान के चलो कि 2 हाफ 15 हो गया L/, तो हम ऐसा लेते करते हैं कि भाई हमारे पास लेंथ जो है 1 मीटर की है, तो L 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.50 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि 0.5L ये आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंट लेंथ जो बनेगी इस कॉलम के लिए 0.50L बन जाएगी। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हो सकता है कि आपको, वैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कॉलम जो कैंटिलीवर का केस था, ये तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस बीम का केस है। ऐसा ही हमारे पास हिंज का भी केस आ सकता है, और जो दूसरा केस भी आ सकता है, एक फिक्स एक हिंज्ड वाला। तो ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, तीनों के बारे में ही पता होना जरूरी है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, एक वर्टिकल लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेशन लोड इज कॉल्ड, लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन लोड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आप कॉलम बोलते हैं, स्टट टाई ब्रेस्टन मेंबर होता है। तो ए आप इसको आंसर सही मान लीजिए भाई, ए ही आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन देखिए, द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ of column and the minimum radius of gyration of its cross sectional area is known as, the ratio of effective length of column and minimum radius of gyration of its क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, हमारे पास ये होता है, ये इसकी डेफिनेशन है भाई। स्लेंडरनेस रेशियो की डेफिनेशन जो होती है वो होती है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड मिनिमम या फिर लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। मिनिमम भी कम होता है, लीस्ट भी कम ही होता है, तो ये आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कॉलम का, उसको स्लेंडरनेस रेशियो ही हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कॉलम इज नाउन एज मीडियम साइज इफ इट्स स्लेंडरनेस रेशियो लाइज बिटवीन, जो शॉर्ट कॉलम होता है 32 होता है, 32 से 120 के लिए मीडियम होता है, ग्रेटर देन 32 120 जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग कॉलम के लिए। तो मीडियम के लिए 32 से 120 हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकता है। आइलर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, आइलर का ये भी कॉमन क्वेश्चन है, मैंने पीछे आपको डिस्कस किया हमने कि आइलर का फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है। आइलर का वाला कॉलम जो होता है सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो 3 गुना होनी चाहिए उसके डायमीटर के, कॉलम के डायमीटर के 30 गुना, 3 गुना नहीं 30 गुना होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें रनकाइन गॉर्डन फार्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई रनकाइन गॉर्डन फार्मूला यूज टू फाइंड आउट द बकलिंग लोड ऑफ कॉलम, बकलिंग लोड ऑफ कॉलम इज, वो कौन सा होता है? तो वो मीडियम कॉलम के लिए ही होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द अलोवेबल स्ट्रेस इन ए लॉन्ग कॉलम कैन बी कंसीडर बाय इंक्रीजिंग द, एग्जाम में शायद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है उसका यूनिट क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है उसका यूनिट जो होता है वो mm होता है, ये पॉइंट आप याद रखिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलोवेबल स्ट्रेस जो होता है इन ए लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द, क्या आपको इंक्रीज करना है तो हमारा लॉन्ग कॉलम का अलोवेबल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है।
तो वो होता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका यूनिट मैंने आपको बता दिया, mm होता है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंप्रेशन मेंबर इज टर्म एज कॉलम और स्टड। कंप्रेशन मेंबर को आप कॉलम बोल सकते हैं, स्टड भी बोल सकते हैं। इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट lateral dimension is more than। सो एक कंप्रेशन मेंबर उसको आप कॉलम या स्टड भी बोल सकते हैं। इफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लैटरल डिमेंशन जो होती है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा, कम नहीं होनी चाहिए। कम का एक और केस होता है, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसका केसेस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई वहाँ पर 3 से कम होती है, लेकिन कॉलम के लिए जो होती है वो 3 से ज़्यादा ही होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिए, ए 2 बार आ गया है, तो 3 हमारे पास आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, तो यहाँ पे 3 आंसर रहेगा, कॉलम को आप पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन बोला कि द कॉलम दैट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस। एक ऐसा कॉलम जो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से फेल होता है वो कौन सा होता है, तो वो शॉर्ट कॉलम होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर यही रहेगा, 3 रहेगा। अब ये कॉलम जो होता है शॉर्ट कॉलम वो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से फेल होता है, शॉर्ट कॉलम। अगला क्वेश्चन, ये स्लेंडर रेशियो जो होता है इसकी डेफिनेशन तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन जो होती है वो इसकी डेफिनेशन होती है। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अपॉन द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड लोड इज टर्म एज। मटेरियल की एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसा गुण जिसके कारण अगर आप उसको बाहर लगाते हैं, बाहर लगाने के बाद उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। जब आप उस बाहर को हटा लेते हैं तो वापस वो अपनी उसी शेप में आ जाता है। तो वो क्या होती है, वो कौन सी एबिलिटी होती है, उसको आप कौन सा मटेरियल बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पर वैसे इलास्टिसिटी होता है, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इलास्टिसिटी नहीं दिया गया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको तो हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रेजिलेंस हो जाएगा। रेजिलेंस जो होता है वो भी एक लचीलापन ही होता है। जो रेजिलेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिसिटी के। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिसिटी के लिए, इसलिए हमारा आंसर ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा, उसके लिए हमारा आंसर फटीक आंसर होता है। फटीक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन ए बीम क्रॉस सेक्शनल व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन वर्टिकल plane does not concline with the shear center the cross sectional experience, तो उसको ट्विस्टिंग हम बोलते हैं। ट्विस्टिंग हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए शाफ्ट द shear stress इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। शाफ्ट जो होती है उसमें shear stress जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, तो वो लेंथ ऑफ द शाफ्ट जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, बाकी सभी की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गलत स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वो क्या आंसर रहेगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, ये गलत है, बाकी सारी सही है। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन बोला कि मैक्सिमम shear stress occur on the outermost fiber of the circular shaft under torsion in closed conglide helical spring. The maximum shear stress occur on, मैक्सिमम shear stress आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो होता है इनर मोस्ट फाइबर जो होता है वहाँ पर आपको मैक्सिमम shear stress देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए था, predominant effect of an axial tensile force on a helical spring is। हेलिकल जो स्प्रिंग होती है उस पर जो एक्सियल टेंसाइल फोर्स का इफेक्ट पड़ता है वो कौन सा बनता है, उससे क्या होता है।
उससे ये होता है कि हमारी स्प्रिंग जो होती है वो ट्विस्ट हो जाती है, ट्विस्टिंग फोर्स उस पर लगती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट एजम्पशन मेड इन टॉर्सन फॉर्मूला। टॉर्सन फॉर्मूले के लिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो टॉर्सन के भाई यहाँ पे सारे ही सही है, ABCD सारे ही सही है। फ्लैट स्प्रिंग, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज्ड इन, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग जो होती है वो किस में यूज की जाती है भाई? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो वो घड़ी जो होती है उसमें यूज की जाती है, घड़ियों में यूज की जाती है फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग जो होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरली बी यूज्ड एट प्लेस वेयर टॉर्सन ओकर। टॉर्सन आपको देखने को मिलता है, वो क्या होता है? तो वो होता है बॉक्स टाइप सेक्शन। बॉक्स टाइप सेक्शन में आपको टॉर्सन जो होता है देखने को मिलता है। अगला भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इन ए सिचुएशन वेयर टॉर्सन ऑफ डोमिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल सेक्शन। बॉक्स सेक्शन जो होता है वो डिजायरेबल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टू इफेक्टिवली रजिस्ट टॉर्सन, टॉर्सन जो होती है उसको रजिस्ट करना है, विच टाइप ऑफ स्टील क्रॉस सेक्शनल जियोमेट्री विल बी प्रेफर्ड अमंगस्ट द फॉलोइंग। तो वो होता है बॉक्स। बॉक्स जो होता है वो टॉर्सन को रजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूरा बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी बेस्ट इन टॉर्सन। टॉर्सन के लिए जो सेक्शन बेस्ट होता है वो कौन सा होता है? वो होलो सर्कुलर जो होता है वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, ए रेक्टेंगुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, रेक्टेंगुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, द मैक्सिमम shear stress will occur, मैक्सिमम shear stress will occur at, कहाँ पर? एट द कॉर्न, सॉरी एट द मिडल ऑफ लॉन्गर साइड, एट द मिडल ऑफ लॉन्गर साइड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी क्वेश्चन सेम वही रहेगा, ये सेम ही एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज टू मेक एक्सेल एंड स्प्रिंग। किस तरह का स्टील आप यूज करते हैं ताकि आप एक्सेल एंड स्प्रिंग बना सकते हैं? एक्सेल एंड स्प्रिंग बनाने के लिए आप किस तरह का स्टील जो होता है उसको यूज करते हैं? तो उसके लिए हम जो करते हैं वो करते हैं वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील जो होता है इसको आप एक्सेल एंड स्प्रिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग मोमेंट। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली होता है, या फिर क्या होता है? तो वो डायरेक्टली होता है। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्विस्टिंग मोमेंट के। ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट, maximum twisting moment a shaft can resist is the product of the principal shear stress and is the product of principal and shear stress and, तो क्या का आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? जिसने चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा से बोल रहा हूँ कर लीजिए। तो उसको आप पोलर मोमेंट मॉडुलस बोलते हैं, पोलर मॉडुलस आप उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सर्कुलर शाफ्ट इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्जन। सर्कुलर शाफ्ट जो होती है इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्जन व्हेन ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन इट्स बोथ एंड इज, ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है ऑफ इट्स बोथ एंड इज इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एट द फ्री एंड ऑफ ए शाफ्ट, फ्री एंड जो होती है शाफ्ट की एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है उस पर कितना होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क्यू अबाउट इट्स एक्सिस, द स्प्रिंग वायर शुड एक्सपीरियंस ए, स्प्रिंग वायर जो होती है वो एक्सपीरियंस ए, तो उस पर क्या लगता है? तो उस पर ये लगता है कि टॉर्जनल रेजिस्टिंग शियर स्ट्रेस। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट विल बी अंडर एवरी शाफ्ट जो होती है क्रॉस सेक्शन की वो किस में होती है, तो वो shear स्ट्रेस में ही होती है, shear स्ट्रेसेस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, व्हेन ए सॉलिड shaft is subjected to torsion, the shear stress induced at its center is जीरो इंड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल मेंबर रिजिस्ट टॉर्जन, टॉर्जन को रिजिस्ट कौन करता है, टॉर्जन को रिजिस्ट करती है भाई शाफ्ट रजिस्ट करती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 54 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।